नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 094103793997। नमस्कार। आयुष दर्पण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। अपने आप पर भरोसा रखें, यही भरोसा आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। आयुष दर्पण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। मैं वैद्य नवीन जोशी आयुष दर्पण की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में राम कुमार जी, साक्षी जी, मनोहर सिंह जी, ये Realme 10 Pro 5G के नाम से कोई हैं, विनीता चौहान जी, बीबी हरिहर जी और वैद्य शशि तिवारी जी यहाँ जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि संभाषा में सभी लोग जुड़ें और हमारी संभाषा में अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के अपने केसेस को प्रेजेंट करें और डिस्कशन करें, जिससे कि ज्ञान और ज्ञान का आदान प्रदान यहाँ हो सके। हम देख रहे हैं कि सत्यप्रकाश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं यहाँ पे, और आपके मन में जो भी सवाल हो, प्रश्न हो, वो आप रख सकते हैं। यदि आपने कोई केस नया कोई नया अपने केस सक्सेसफुल केस अगर सॉल्व किया है, तो आप उसे अपने प्रॉपर तरीके से आप उसे यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। यह मंच है जिसमें आपको आपके सक्सेसफुल स्टोरीज को आपको प्रेजेंट करने के लिए मौका भी दिया जाता है, और जो नए हमारे वैद्य हैं वो वैद्य अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी विनीता चौहान जी भी जुड़ चुकी हैं, साक्षी जी अभी थी, वो शायद कनेक्शन नेटवर्क चला गया उनका। हरिहर जी, कैसे हैं आप हरिहर जी? मजा में साहब। मौजा में हैं आप? मजा में? कैसा चल रहा है आपका आयुर्वेदिक प्रैक्टिस? मजे में चल रही है। बहुत अच्छा चल रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ आपसे आज कुछ हम लोग भी कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ नई बात की चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या कुछ नया किया अपना अपनी प्रैक्टिस में, बताएं हमें आप। और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
और आपको कोई भी असिस्टेंट या कोई असिस्टेंस की जरूरत हो, जैसा कि हम प्रयास करते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपकी क्वेरी आए हम उसे सॉल्व करें, और हम आपको हर तरह से मदद करने का प्रयास करते हैं। हमारी एक चरक संहिता की हमने चिकित्सा स्थान की क्लास भी हम संडे को 9:30 बजे करते हैं, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय चल रहा है हमारा, आप उसको भी जुड़े उसमें भी, और बेहतर होगा कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दें वहाँ, क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञान आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इसको रिफ्रेश और रिब्रश करते रहना चाहिए। मंगला जी भी यहाँ जुड़ चुकी हैं, मंदाकिनी जी भी जुड़ चुकी हैं। तो आप में से अगर कोई सवाल है अगर किसी का, तो पूछ सकते हैं। जो भी हम इसको यहाँ पे कोई नया केस, महाजन साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सत्य प्रकाश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। चलिए, हम इस समय में हमारी संभाषा के मॉडरेटर जो है वो वैद्य अरविंद पाठक जी हैं, हम उन्हें मिस करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने जो भी उनके अभी जो थोड़ा सा कष्ट के समय में है वो, उससे वो बाहर आ जाएंगे और फिर से हमारी संभाषा और जो हमारे लेक्चर्स हैं वो अभी थोड़े समय के लिए रुके हुए हैं, वो सब दोबारा से फिर से रिज्यूम हो जाएंगे। फिर भी हम चाहते हैं कि अभी भी आपका जो है वो जो भी क्वेश्चंस हो जो भी है वो आप पूछें, हम जितना भी हो सकेगा आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कोई सवाल है आपके, कोई केसेस आपने सॉल्व किए हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना। आप लोग रोज नए नए मरीज देखते होंगे आप तो, है कि नहीं? कोई बताना आवाज आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? मुझे ये बताइए, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं ना सब? बोल हाँ नहीं जी रहे सर। हैं आप लोग? हाँ सर, कर रहे कर रहे कर हैं, वाह। तो चलिए, अभी आज कौन शुरुआत करेगा अपने कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर करने का? तो जरूर, मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ महिला चिकित्सक जो है वही कुछ बताएंगी। आज कुछ नया केस या कुछ नया कुछ ऐसा सक्सेस स्टोरी हो आपकी तो आप जरूर शेयर कीजिए, और नहीं तो फिर हमें फिर आपको कुछ पढ़ाना पड़ जाएगा, फिर टाइम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि आपके कुछ ये इसको हम सेशन को क्लिनिकल डिस्कशन सेशन के रूप में ही रखना देना चाहते हैं। तो इसमें ज्यादा चर्चा हमारी जो है वो डिस्कशंस पे आधारित हो तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ बताएंगी, कौन बताएगा सबसे पहले, या कुछ नया या कोई क्वेरी हो किसी के मन मस्तिष्क में तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा है। कौन? कात्यायन जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, लग रहा है। कात्यायन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं या हरिहर सर पूछना चाह रहे हैं? बताइए हरिहर सर, आपका केस कैसा है, कैसा कैसा आपका केस? अभी तो दवाई की शुरुआत की है, एक हाँ हफ्ते के बाद मिलेंगे। जी तो आयुर्वेद में तो अभी हमें पापा पगली कर रहे हैं। जी जी, मैं आपको एक केस शीट दिखाता हूँ। ये सब जी जी, सब सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया है सर। आएगा आएगा सर, आएगा। अभी देखिए, ये थोड़ा मराठी में लिखा हुआ है, ये केस शीट है। केस शीट में आपको ये गोखले जी निर्मित स्रोतों अनुसार ये आतुर परीक्षा पत्रकम, ये देखिए एक छोटा सा आपको सैंपल है। मैंने एक दिन पहले भी बात की थी, हमें अपने केस को कैसे स्टडी रखना चाहिए। हालांकि मराठी में मैं प्रयास करता हूँ इसको हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद करने का। और ये ऐसा ही हमने जब पीजी करते थे तो हमारे उज्जैन में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में भी इसी प्रकार का केस शीट होता था। तो आज हम केस शीट पे ही बात करते हैं। आप अपनी क्लिनिक का ऊपर नाम रखिए, जो भी आपकी क्लिनिक का नाम है, चाहे वो वेलनेस सेंटर हो या क्लिनिक हो, और आतुर परीक्षा पत्रक इसका नाम दीजिए, और आप इसको उसकी फाइलिंग जरूर करिए। कात्यायन जी, आवाज आ रही है आपको? बाह्य क्रमांक, यदि आपने ओपीडी में देखा है और आपने इंडोर में एडमिट किया है तो प्रवेशित क्रमांक लिखिए, और यहाँ पर चलिए विभाग क्रमांक चाहे आप ना भी लिखें, और बेड का अगर नंबर है तो डाल दीजिए। नाम यहाँ आप लिख सकते हैं, निवास स्थान आप कौन सा कहाँ से आया, देश विशेष का अर्थ यह है कि वो कौन से देश, मतलब आप जैसे कि आप जो लोग प्रैक्टिशनर हैं वो तो अब किसी एरिया विशेष में ही प्रैक्टिस करते होंगे, तो बहुत बाहर से मरीज तो नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो कोई कहीं से ऐसे जंगल प्रदेश, आनू प्रदेश, ऐसे कोई रीजन से अगर मरीज आपके पास आ रहे हैं तो आप स्पेशल मेंशन कर सकते हैं। हर स्टेट में ऐसे कुछ एरियाज होते हैं, तो माउंटेन एरियाज होते हैं, कुछ आपको प्लेन्स के एरियाज होते हैं, तो आप उसको मेंशन करते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में जो है वो पहाड़ी इलाका है और मैदानी इलाका है, तो हम लिखेंगे कि ये पर्वतीय क्षेत्र से आए हैं या मैदानी क्षेत्र से आए हैं। और मैदानी क्षेत्र से आए तो कहाँ आए हैं, लिंग में आप उसका सेक्स लिखेंगे, जाति
लिख सकते हैं आप चाहें तो, इससे डाटा मिल जाता है आपको रोग के बारे में। व्यवसाय से आपको पता चलता है कि ये किस इनकम ग्रुप में ये डिजीज हो रही है। डेट ऑफ आप एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, काल, कालस्य कितने समय से है, रोगावधि प्रादुर्भाव, रोग कब से स्टार्ट हुआ। ये मराठी में है, मुझे लगता है संस्कृत में है और मैं उसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूँ। रोग शंका, आपको आपने शुरुआत में क्या आपने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आप सीधे निदान तो आप करने से पहले बहुत सारी चीजें आपको सोचनी होती है। कालस्य कितने समय से है वो, रोग विनिश्चय, फिर आपने फाइनल डायग्नोसिस क्या बनाई, ये आप यहाँ पे लिखते हैं। उत्थानम, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकोप कैसे हुआ, पूर्व रूप के क्या लक्षण आ रहे हैं, उस व्यक्ति की सारता क्या है आप जानते हैं, संघननता क्या है उस व्यक्ति के शरीर की, उसकी प्रकृति क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वयह, कौन से उम्र की अवस्था में आया है, उसका शरीर कैसा प्रमाण का है, उसकी आहार शक्ति कैसी है, उसकी व्यायाम शक्ति कैसी है, उसकी अग्नि कैसी है, उसका बल कैसा है, उसका सात्व कैसा है और उसका सत्व कैसा है, ये सब चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे आता है श्रोतः परीक्षा पत्रकम, यानी आपने स्रोतस की परीक्षा करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अब आप जब डिजीज देख रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आप उसके स्रोतस में प्राणव स्रोतस सबसे पहले देखते हैं। इसमें आप हृदयम, हृदय नाड़िका, फुफ्फुस, आम पक्वास है, उरह, दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व, राइट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आपको क्या मिला, श्वसन कैसी है उसकी, नाड़ी कैसी है कंठ की, कंठ कैसा है उसका, स्वर कैसा है उसका, नासा पुट कैसे हैं, नासा कैसे हैं, नासा ग्रमः, नासा अग्रमः, अग्रभाग कैसा है, उच्छ्वास मार्ग कैसा है, शीर्षम कैसा है, बुद्धि कैसी है, मन कैसा है, ज्ञानेंद्रिय कैसे काम कर रही है, कर्मेंद्रिय कैसे काम कर रही है, उसका मुख कैसा है, ओष्ठ कैसा है, जिह्वा कैसा है, उसके टॉन्सिल्स कैसे हैं, गला कैसा है, दंत कैसा है, दंत के मूल कैसे हैं, उपजिह्वा कैसी है उसकी, श्लेष्म से भूवित है या नहीं है, अधिजीव्या कैसी है, उत्सर्जित द्रव्य कैसे हैं, वायु, निश्वास में उद्गार, स्टीवन, स्रोत क्रम में आप कर्म में कौन सा दोष प्रधान देख रहे हैं। इसी प्रकार से उदक व स्रोतस में, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीजें हम देखते हैं। उसमें भी हम स्पर्शतः रूप, तालु है, क्लोम है, उत्सर्जित द्रव्य देखते हैं, शब्द गंधर, गंधर कैसी है, प्रश्न पर के हम पूछते हैं, अभिप्राय हमने क्या उससे फाइनल कमेंट्स कुछ निकला तो उसको हम लिखते हैं। इसी प्रकार अन्न व स्रोतस में हम फिर राइट लेटरल पोजीशन उसकी देखते हैं, ऊर्ध्व आमाशय है, एब्डोमिनल पोजीशन में जो है सुपीरियर ऊपर का एब्डोमिनल एरिया देखते हैं, इंफीरियर एब्डोमिनल एरिया देखते हैं, इनका रूप है स्पर्श टच करके पैल्पेट करके देखते हैं। अगर कोई बाहर से आपने स्टेथोस्कोप से एग्जामिन कर रहे हैं तो उसमें शब्द देखते हैं। प्रश्न था, आपने प्रश्न करके क्या पता किया और कोई आपको कमेंट्स देना है तो यहाँ अभिप्राय लिखते हैं। नाभि, इसी प्रकार नाभि स्तंता, नाभि से अंतर उदर की स्थिति, उत्सर्जित द्रव्य में आप लिखते हैं क्या उत्सर्जित द्रव्य जो अगर वहां से आ रहे हैं तो उसका कैसा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसी प्रकार पुरीष में हम अवयव परीक्षा में पक्वास है, नाभि के नीचे का उदर प्रदेश, उंडुक देखते हैं, गुदम, गुदा, इसका भी सभी एग्जामिनेशन हम रूपतः, स्पर्शतः, शब्दतः, प्रश्नतः और बाद में फाइनल कमेंट्री लिखते हैं। इसी प्रकार से हम अपान वायु देखते हैं, जब हम पुरीष व स्रोतस देख रहे हैं तो उसका भी हम देखते हैं कि उसमें स्रोत कर्म क्या है, वातज, उसमें वात का प्रेडोमिनेंस है, पित्त का प्रेडोमिनेंस है, श्लेष्म का प्रेडोमिनेंस है। इसी प्रकार से मूत्र व स्रोतस में सेम वही चीज, बस्ती, बंक्षण, वृक्क, मेढ़, इनका भी हम रूपतः, स्पर्शतः, शब्द, गंध, रसतः, प्रश्नतः परीक्षण करते हैं। इसी प्रकार उत्सर्जित द्रव्य देखते हैं मूत्र में, उसका स्रोतस कर्म कैसा है, उसमें प्रेडोमिनेंसी क्या है दोष की, ये हम देखते हैं। इसी प्रकार से हम फिर रस व स्रोतस की परीक्षा करते हैं। हृदय आप जानते हैं इसका मूल है, तो रूपतः, स्पर्शतः, शब्द, गंध, रसतः, प्रश्नतः, अभिप्राय, इसका हम कमेंट्री करते हैं। इसी प्रकार से हृदय की नाड़ियां देखते हैं, उत्सर्जित द्रव्य वहां से देखते हैं, लसिका है, कफ है। स्रोतस में पुनः यही चीजें, वात, प्रेडोमिनेंस है, पित्त, कफ। इसी प्रकार से रक्त व स्रोतस में बहुत शॉर्ट में आपको याद दिला रहा हूँ, इसके मूल स्थान, यकृत, प्लीहा, रक्तवाहिनी, सिरा, पित्त के अधिष्ठान, इनमें भी रूपतः, स्पर्शतः, शब्द, गंध, रसतः, प्रश्नतः और फाइनल कमेंट्री लिखते हैं। इसी प्रकार से मांस व स्रोतस, इसमें भी स्नायु, मांसपेशी, बाह्य त्वक, अश्रिद्रा त्वक, श्वेता, रोहिणी, आप जानते हैं त्वचा की ये लेयर्स हैं। आप कहेंगे सर इतना डीप कहाँ से लिख पाएंगे, लेकिन आप अगर स्रोतस परीक्षा करते हैं तो आपको ये सब लिखना होता है, उनका भी आप क्रम से पुनः वही फॉलो करते हैं।
मेदवह श्रुतस का आप जानते हैं वृक्क और पावहन मूल है, कटी, मेद, रोमकूप, इन सब का एग्जामिनेशन आप रूपतः, रसतः, स्पर्शतः, गंधतः, गंधरसतः और प्रश्नतः करते हैं आप। और फिर इसमें भी वही प्रेडोमिनेंस ऑफ दोष देखते हैं। अस्थिवा श्रुतस में भी इसी प्रकार से मेद, जगन, अस्थौनी, अस्थि 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 का यहाँ पर अस्थौनी का अर्थ है अस्थि से ही है। रूप, स्पर्शतः, शब्दतः, गंधतः, रसतः। अब और अभिप्राय कमेंट्री लिखते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से मज्जावह श्रोतस का भी हम इसी तरह अस्थि के संचय, असंघय, सर्जित द्रव्य, अक्षी स्नेह, त्वक स्नेह, विट स्नेह, और फिर पुनः यही चीजें हम बार बार इसी को रिपीट करते हैं। और शुक्रवह स्रोतस में आर्तवह स्रोतस और स्तन्यवह स्रोतस, इनमें फाइनली हम वृषण, मेड़, स्तन, स्तन चुप, फल कोश, आर्तव वाहिनी और गर्भाशय को देखते हैं। तो ये हमारा एक स्रोतस का एक प्रकार से जो है वो पूरा हमने देखा। अपत्य पथ, उत्सर्जित द्रव्य, शुक्र, रज, स्तन्य, इनके बारे में मेंशन करते हैं। अवशिष्ट बाह्य स्रोतस, नेत्र कर्ण, नेत्र मंडल, अभी आजकल देखिए आप अश्रुवह, बहुत सारे लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, वो सब चीजें इसमें आएगी। कर्णमूल, सस्कुलिको ये संस्कृत का वर्ड है, ये अंदर इंटरनल ईयर से जुड़ा हुआ है। कर्ण विवरम, उत्सर्जित द्रव्य, अश्रुणी, कर्णगूत यानी जो अंदर से वैक्सेस निकलते हैं, इन सब के बारे में भी यहाँ मेंशन करना है। तो ये इस प्रकार से फाइनली आपको एक आप आइडिया बनाते हैं कि रोगाधिष्ठान कहाँ पर है। जो आपने देखा, जैसे किसी को प्राणवश श्रोतस की व्याधि है, या उदकवश श्रोतस की है, अन्नवश श्रोतस की है, पुरीशवश श्रोतस की है, तो आप यहाँ पर उसका मेंशन करते हैं। फिर उसमें कौन से दूष्य की वृद्धि हुई है, कौन सा दूष्य कम हुआ है, कौन से श्रोतस की दृष्टि हुई है। फाइनली आप कोई एक श्रोतस इन्वॉल्व है या दो है या एक से अधिक है, तो फाइनली आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा एक मैंने आपको एक केस पेपर प्रेजेंटेशन जो है श्रोतस का एक आइडिया दिया मैंने। जरूरी नहीं है कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतने सारे सब कुछ करें, मेरे पर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी चीजों को आप इसमें से ले सकते हैं। हमारे पास एक और भी एक ऐसा ही केस शीट है जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार शेयर किया गया है। आप उस केस शीट को भी ध्यान में रख के आप अपने केसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए मैंने शुरुआत करी, क्योंकि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे थे तो हमने कुछ चीजें आपको बताई। आपके समक्ष एक जो है केस पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कोई आपको इसमें शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप इसको अपनी प्रैक्टिस में आप ऐसे ही अपनी केस शीट बनाइए और अपने हॉस्पिटल की या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिकॉर्ड जरूर रखिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैं जितने भी अच्छे वैद्य से मिला हूँ, सफल वैद्यों से मिला हूँ, उन सब के पास उनके अपने केसेस का रिकॉर्ड है। क्योंकि आप फाइनली जब आप 4-5 साल 6 साल के बाद भी जब पेशेंट आएगा, तो आप अपने नंबर से उस केस शीट को बाहर निकालते हैं और आपके पास मरीज की पूरा डिटेल रहता है। और इससे आपको आपकी चिकित्सा में क्या कौन सी औषधि काम कर रही है और कौन सा आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये भी आपके पास एक समक्ष एक डाटा आ जाता है। तो दुनिया में आज के समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डेटा है। अवानी ठक्कर जी, डेटा पे ही आज दुनिया जो है, जिसके पास डेटा है वो राजा है। तो आप अपने मरीजों के डेटा के राजा हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो आपको फ्री में इस प्रकार के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने का दावा करते हैं, पर ध्यान रखिएगा उसमें डाटा पायरेसी की पूरी संभावना है। वो आपकी डेटास को पायरेट करके निकाल सकते हैं वहां से। इसलिए मेरे विचार में जो पुराना टेक्निक है अपना केस शीट को बना करके फाइलिंग करने का, उसका कोई तोड़ नहीं है। मेरा यही आपसे अनुरोध है। चलिए अब आप अपने अपने संभाषण में आप लोग इन्वॉल्व होइए और कुछ प्रश्न है तो कीजिए। मैं आप लोगों में से कुछ को होस्ट बना देता हूँ। कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपके, अवानी ठक्कर जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। जी अवानी जी बताइए। सर मेरा एक पेशेंट आया है 55 इयर्स ओल्ड फीमेल, डायबिटिक है जी और ये नी जॉइंट पेन, ऑर्थोपेडिक ने तो उनको नी रिप्लेसमेंट का ही बोला है, जी तो उसके लिए मिलने आए थे। जी तो उन्हें बोला कि 50% जितना हो गया है नी में, जी। तो उनको ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो इसलिए मेरे पास आए थे। तो अभी एज कितनी बताई डायबिटिक है आपने? तो 55 बताई ना? 55 इयर्स, हाँ, और डायबिटिक है, इंसुलिन पे है पेशेंट। इंसुलिन पे है, पर इंसुलिन से हाँ, कंट्रोल है उनका शुगर? इतना नहीं, फिर भी उनका 180 जितना तो रहता ही है फास्टिंग। अच्छा, और तो वेट अभी कितना है? मुझे वेट कितना है उनका? वेट वेट 65 अराउंड है। तो वेट तो उनका नॉर्मल ही है फिर, जैसा आप नॉर्मल है, हाँ। मेरी जो अपनी सलाह है कि उनको आप जो है, एक तो क्योंकि वो डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स में डिजेनरेशन थोड़ा सा फास्ट होता है, आप सब जानते हैं। क्योंकि हाँ, जो है डायबिटिक पेशेंट्स में डिजेनरेशन तो एक नॉर्मल है, सभी में होती है उम्र के हिसाब से। छह छह जो है
चूंकि प्रमेह अगर हम मानते हैं वातिक प्रमेह, तो वो जो है मधुमेह जिसे हम कहते हैं वो वातज प्रमेह का ही प्रकार है। तो क्षय तो वहां होती है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स में जो है कॉम्प्लिकेशंस के रूप में डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ज्वाइंट डिसऑर्डर्स हैं, ये सभी चीजें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। तो उनमें अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने उनका जो ये शुगर लेवल बढ़ा हुआ है इसको देखना है, कंट्रोल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। इंसुलिन डिपेंडेंट है वो, तो बेहतर है कि अभी भी जब बता रहे हैं कि इंसुलिन की डोज के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं है उतना ज्यादा, आप जैसा बता रही हैं वानी जी, है ना। हाँ। तो उसमें यही है कि एक बार शुगर कंट्रोल करने के लिए अगर मरीज 55 साल का है तो वहां पे आप थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, और आप दीपन पाचन करके आप शोधन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 60 साल से नीचे के मरीज हैं वो। और साथ में लोकल आप उसमें चिकित्सा जरूर दीजिए। जैसे कि जॉइंट्स के लिए ना जानु मर्म का उत्प्रेरण बहुत अच्छा होता है, जो हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो ऐसा देखा गया है कि उससे जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसे डिले किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का जॉइंट रिप्लेसमेंट रुका गया है। तो एक तो मैंने यही कहा कि उनका शुगर कंट्रोल में रखिए, और ये कंट्रोल नहीं है आप जैसा बता रही हैं तो कुछ कुछ और तरीका शोधन करके या फिर वस्ती चिकित्सा देके, अवानी जी वस्ती चिकित्सा तो दे सकते हैं ना आप, हाँ, वो तो दे सकती हूँ। बस्ती दे सकते हैं उनमें, तो बस्ती दीजिए हाँ। आप। और प्लस आप जो है जानू मर्म का उत्प्रेरण कीजिए, और देखिए उनका जो है वो धीरे धीरे जो आप रिवर्सिबल, उसको इरिवर्सिबल नहीं है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, आप उसको जो डिजेनरेशन हो रहा है उसको। अभी तो मैंने जानू बस्ती का ही बोला है। जानू बस्ती तो करिए करिए, पर जानू बस्ती से के अलावा शोधन बस्ती का अभी मैंने उनसे बात नहीं की है, इसका ही बोला है। पर जानू बस्ती के साथ साथ ना मैडम, आपने जो बस्ती कर्म है, बस्ती भी देना है, बस्ती चिकित्सा अच्छा, शोधन प्रमेह भी के लिए करना जो है। हाँ। बस्ती योग है वो बस्ती चिकित्सा हाँ। हाँ। दीजिए। क्योंकि जानू मस्ती बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है ऐसे में ना, क्योंकि वो अच्छा। डिजेनरेशन का कारण तो कुछ और है। हम तो वहाँ लोकलाइज दे रहे हैं, पर वो तो हम्म। डिजेनरेशन तो हो ही रहा है वहाँ पे, है ना, हम्म। जॉइंट्स। हम्म। तो इसलिए आपको उसके रूट कॉज पर, उसके जो मूल है कारणों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जी। और सर समन चिकित्सा में ऑस्टियोआर्थराइटिस है समन तो कौन चिकित्सा में सी? आप जो है, आपके पास बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनको आप दे सकते हैं, जो हमारे आपको कई पेटेंट औषधियां भी हैं, कोई आप जानते ही होंगे। बहुत सारी ऐसी पेटेंट औषधियां अच्छी कंपनियां बनाती हैं जो हमारे अस्थि को पोषण देती हैं, है ना। आप वो दे सकते हैं। वहां पे जॉइंट्स पर जो श्लेष्मक कफ है उसके कारण बेसिकली ये जॉइंट्स आपस में जो है वो उनमें डिजेनरेशन होता है आपस में। वो एक प्रकार से इसका सबसे इम्पोर्टेंट साइन है कि क्रेपिटेशन साउंड वहां मिलता है। तो वो उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पर आप जो आपने जानू बस्ती बोली वो उसको रिड्यूस करेगी डेफिनेटली, है ना। हम्म। तो ये सब आप कर सकते हैं इसमें। और किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं आप, है ना। और किसी को हमारी ठक्कर जी के इस केस में किसी को कुछ बताना है तो आप यू कैन, आप जो है अपना 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 जरूर जरूर आप अपना अपना राय मशविरा दीजिए, ताकि उस पर चर्चा हो सके। कोई बताना नहीं चाह रहा, क्या बात है आज। हमने तो बता दिया भाई। हमें जो हम अगर हमारे पास ऐसे रोगी आते तो हम ऐसी ही चिकित्सा करते। आपके पास आते तो आप क्या करते, आप भी बताइए। अभी तो हमारी संभाषा होगी। तकदीर सिंह जी, साक्षी जी बताइए, के.एन. गंगवार सर, आपके पास मरीज आएंगे तो आप ऐसे मरीज जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस है, और डायबिटीज इज संतर्पण डिजीज, सो आमा इज इन रस धातु अपतर्पण ट्रीटमेंट, त्वचा हरिद्रा मुस्ता सुंठी। देखिए कितना बढ़िया गीता पटेल जी ने बताया कि ये जो है वो अपतर्पण ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि संतर्पण जन्य व्याधि है बिल्कुल अति जो है ना जो हमारी जो क्योंकि देखिए यहाँ पर अपतर्पण चिकित्सा की बात की है, तो अत्यधिक तृप्त हो जाना भी नुकसानदायक होता है, फिर कहीं ना कहीं आगे की धातुएं अतृप्त रह जाती हैं। तो इसीलिए संतर्पण जन्य व्याधि कहा है। तो इसलिए रस धातु में आम के संचय से होता है, इन्होंने बताया। तो इसमें हम अपतर्पण करेंगे तो निरामा अवस्था प्राप्त होगी। उसके लिए इन्होंने वचा, हरिद्रा, मुस्ता और सुंठी, सुंठी दीपन का काम करेगा निश्चित रूप से। हरिद्रा भी अच्छा काम करता है। हरिद्रा में एक बहुत अच्छी बात है कि मैं बताऊं, ये हाइपोग्लाइसीमिक भी होता है। जो हरिद्रा होती है, हरिद्रा में जो अपने को हल्दी हल्दी में आपने देखा होगा जो क्यूक्यूमिन है, क्यूक्यूमिन जो है, और बर्बेरिन, ये दो एल्केलॉइड्स होते हैं, ये हाइपोग्लाइसिमिक होते हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, कई बार गीता पटेल जी, रोगी क्या करते हैं ना, हरिद्रा या फिर दारू हरिद्रा का काढ़ा पीने लग जाते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा आपने कॉम्बिनेशन में बताया, क्योंकि वो अपतर्पण इतना कर देता है वो
कि वो जो है रोगी के बोन से कैल्शियम का भी डिप्लीशन करने लग जाता है। तो इसलिए अपने को ये भी ध्यान रखना है कि हम जो है अवतर्पण तो करें, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी ध्यान रखना है कि अवतर्पण करते करते कहीं अत्यधिक क्षय न हो जाए। ऐसा भी कई बार रोगी स्वयं जो है औषधि का सेवन करके ऐसे आते हैं। तो हमने अवतर्पण के साथ साथ हमने उसका पूरा उसका मेरे हिसाब से उसका पूरा ध्यान भी देना है इन ट्रीटमेंट्स को चलाते समय। कॉम्बिनेशन में दें, एकल द्रव्य ना दें ऐसे में। और निश्चित रूप से जो है रस धातु में आम की भी जो संचिति है उसको कम करने के लिए ये दीपन पाचन बहुत अच्छा योग बताया आपने। वाह, गीता पटेल जी को धन्यवाद। और बताइए, कोई बताना चाहे तो। सर इसकी ना, इसके ही क्वाथ की भावना साथ देते हैं, चारों का बहुत क्वाथ बना के इसके साथ भावना देते हैं, बहुत उसको बढ़िया, टेबलेट बनाते हैं। बहुत और अच्छा। आम पाचन उसका कम कर टैबलेट टैबलेट खुद ही बनाते हैं। हाँ टेबलेट बनाते हैं, वेरी और गुड। 2 सुबह 2 शाम को देते हैं। और इसके साथ दीपन पाचन के लिए और कोई जरूर है तो चलाते हैं, या तो अनुलोमन देते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने बताया कि दीपन पाचन से स्टार्ट करिए, विरामावस्था प्राप्त करिए, क्योंकि अवानी जी केवलम निरुपस्तंभादो, निरुपस्तंभ प्राप्त रोगी का ही आपने जो है चिकित्सा देनी है। तो ये पहला हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसलिए इन्होंने दीपन उनको पाचन, करके टेपरिंग करके फिर रसायन कोई भी चालू कर देते हाँ, हैं और ट्रीटमेंट। उसके बाद वचा, हरिद्रा, मुस्ता और सुंठी। इनमें सुंठी खुद भी अपने आप में अग्निदीपन करता है। हाँ मुस्ता का भी अपने आप में यही रोल है। हरिद्रा जो है वो हरिद्रा मैंने जैसा बताया को कि हरिद्रा जो है वो एक तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, साथ साथ में इसमें कुछ ऐसे एल्केलॉइड्स हैं जो एल्केलॉइड्स जो है हाइपोग्लाइसिमिक भी हैं। और वचा वचा तो निश्चित रूप से जो है रसायन के रूप में भी हाँ। हम करता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया इन्होंने। इसमें रसायन भी है, इसमें जो है वो अग्निदीपन भी है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बताया गीता जी आपने। वाह, धन्यवाद। और उसकी जो सर मेडिसिन ग्लूकोज डायबिटीज की चालू होती है ना, ये सब करते हैं ना, तो उसकी मेडिसिन तो टेपरिंग डोज आवानी में जी, कम आप करते ये जाते आप हैं। जरा इस योग का प्रयोग कीजिए उस पेशेंट में। और और हाँ, वो क्योंकि उसको वो बोल रहा है इंसुलिन, कि वो उसको सुबह एक बार चेक करना है डायबिटिक बराबर कितना है। उसकी मेडिसिन पहले 1 महीने में वो 1 हफ्ते में 1 बार बंद करनी है, फिर 15-15 दिन के बाद हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार बंद करनी है, 1 दिन लेनी 1 दिन नहीं लेनी, वैसे करके छोड़ते हैं सब। ठीक है वानी जी। हाँ यस सर। सर गूगल वानी कॉल जी तो कौन सा ग्रेजुअली बेस्ट टैपर रहेगा करके इसमें? डोज में, हाँ हाँ इन्होंने बताया हाँ। कि आप टैपर करके डोज में रिड्यूस कीजिए। तो उसका रिपोर्टिंग डेली होना चाहिए, और वो उसका उसका शुगर हाइपोग्लाइसेमिक नहीं लेवल, होना चाहिए। शुगर हाँ लेवल हमेशा मॉनिटर कीजिए। और टैपर करके, चूंकि इंसुलिन से भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं वानी जी, है ना। हाँ। हाँ अच्छा सर। ऐसा है, मैंने प्लेट हम्म, ज्वाइन किया तो हाँ। हाँ, वानी तो जी इससे का मैंने इससे बताया 15 था दिन कि, में हो जाएगा मैम। तो पर अवानी जी इसके आप ये भाव ट्राई साथ कीजिए, भावना देनी लेकिन पड़ेगी, इंसुलिन इंसुलिन बंद मत डोज कराइएगा, ज्यादा लेकिन हाँ बढ़ाना है। हाँ 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 हाँ, बंद तो लेकिन नहीं कर इंसुलिन सकते। बंद नहीं हाँ कराते, पर इससे कम हो जाएगा। हाँ, तो ये करिए आप अवानी जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए ना यहाँ पे। और क्या है, अच्छे अच्छे देखिए, अच्छे अच्छे आपके आपके अंदर से जो बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस है वो निकल के आना चाहिए। क्योंकि हम आपको वो करते हैं ना आपको, तभी तो आप अपने 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 अंदर की जो जो है अपनी जो योग्यता है आपकी, वो बाहर आप यहाँ पे बताएंगे। अनुरीता जी का भी स्वागत है यहाँ पे। अनुरीता मैडम है शायद, बहुत दिनों बाद यहाँ पे आई हैं। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं, चंद्रशेखर जी भी आ गए हैं। वाह, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। कोई क्षार सूत्र के एक्सपर्ट हैं, कोई इमरजेंसी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। तो देखिए, इतने बड़े सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। एक केस भवानी जी ने रखा था। और कोई केस बताना चाहें तो बताइए। विनीता चौहान जी, आप कुछ पूछिए, कोई तो कुछ पूछिए, तभी तो यहाँ अंदर से जो है। मंदाकिनी जी, देखिए अब मंदाकिनी जी कुछ पूछ रही हैं। मंदाकिनी जी, जी सर मेरा एक केस है, पेशेंट है मेरी, जी जी उसको किडनी में सर, लोअर कैलिक्स में उसको स्टोन है सर, जी 8 जी mm का। और जी। साथ में उसको स्क्रीन एलईडी, वो लड़की 17 साल की है। जब वो आई थी मेरे पास में, तो वो बस ये बता रही थी कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, दोनों राइट और लेफ्ट लंबा रीजन में। और उसने बताया था कि उसको रेड कलर का हम्म यूरिन पास आउट हो रहा है, और उसको हम्म बुखार था, वोमिटिंग था। तो हम्म यूरिन रेड कलर था, तो हमने फिर ये डाउट लेकर के और फिर हमने उसको भेजा अल्ट्रासाउंड के लिए। तो वहां हम्म पे कैलकुलस था 6 mm का। तो हम्म सर इसमें उसको रक्त जा रहा है, साथ में उसको उल्टी है, पित्त का भी लक्षण है, और ज्यादा तो बातें तो त्रिदोषज है। तो हम्म। इसमें हम कैसे विचार करेंगे सर? वाह, इसमें कितना हम अच्छा कैसे? सवाल पूछा है। अनुरीता जी ये शायद अभी थी यहाँ पे। इसमें डॉक्टर अनुरीता जी, अगर मैं देख पा रहा था तो वो इस तरह के केसेस में काफी अच्छा काम करती हैं। मैडम जी हैं यहाँ, चली गई पता नहीं।
चलिए कोई बात नहीं। एनीवे हम प्रयास करते हैं कि जो है आपका इस केस को बताएं। इन्होंने बताया कि 8 mm का सर मैंने इसमें अभी क्या दिया है मैं हाँ, बता वो भी देती हूँ। बताइए आप। जी सर जी इसमें अभी मैंने फिलहाल उनको जो है दीपन पाचन दिया है जी और वातानुलोमन दिया है जी जी और माइल्ड वातानुलोमन, माइल्ड दीपन पाचन, जैसे कि मैंने इसमें इनको अजमोदारी चूर्ण दिया है और ये अभ्यरिष्ट दिया हुआ है। तो जी लेशन उसको मतलब मोशन तो ठीक है, लेकिन ज्यादा भी नहीं कराना है उसको। तो वो दर्द के मारे परेशान थी। फिर इसमें मैंने अभी गोक्षरादि गुग्गुलू उनको चंद्रप्रभा वटी और अश्मरी हर रस को अश्मरी सर्वकल्प क्वाथ प्लस अश्मरी क्वाथ के साथ में और दूध शेखर रस सर ऐसे मैंने दिया है अभी। तो अभी आपके कितने दिन से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको? आज तो पहला दिन ही है आज पहला तो। दिन है, तो अभी आपको मेरे हिसाब से 1-2 दिन इंतजार करना चाहिए। आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया है। आपके ट्रीटमेंट में कोई आपने सर मुझे ये मतलब जो उसको यूरिन में ना जा रहा है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यूरिन में ब्लड परेशान हूँ, जाने का कारण एक तो ये क्योंकि हो वो सकता है लोअर ना। कैलिक्स में है तो कहीं ना कहीं वो हाँ हाँ, यूरिन में ब्लड जाने का कारण या तो वो लोअर कैलिक्स से नीचे आकर के कहीं फंस गया होगा, ठीक है ना। हाँ फंसा हुआ है लोअर। यूरेटर में कहीं अगर फंसता है तो यूरेटर में फंसने पर वो वहां से एरोजन करता है और ब्लड आता है। ब्लड आना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लड आता है, ऐसे में उसको इतना चिंता करने की बात नहीं है। उसको पानी खूब पीने के लिए कहिए और फोर्स डायोरिसिस जो आपने गोक्षुर दिया है ना, उसको गोक्षुर का योग जी वो उसको डायोरिसिस कराएगा। और हो सकता है कि वो 8 mm की स्टोन है, वो छोटे टुकड़ों में टूट के आके वहां पे यूरेटर में आके अटक गई हो और उसने वहां पे इरोजन किया हो और वो निकल जाएगा। उसे फोर्स डायोरिसिस अपने आप, हम जो है चंद्रप्रभावटी आपने रसायन भी दिया, गोक्षुर चूर्ण भी दिया है, तो निकल जाएगा। और सर साथ मेरी संशय ये है कि यहाँ पे ना इसको स्प्लीनोमेगाली भी है, तो मैं सोच रही थी कि ये क्या स्प्लीनोमेगाली जो है वो इसकी वजह से तो नहीं है, इसीलिए मैंने फिर वो सर्वकल्प क्वाथ ऐड किया था। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्प्लीनोमेगाली का कारण हो सकता है ये। यहाँ आदित्य शिवहरे जी जो है ना हैंड रेज किया, बोलिए आदित्य जी। सर ये नहीं, ये पूरा हो जाए सर उसके बाद। सर एक्चुअली मैं अच्छा, आदित्य जी का भी सवाल रसशास्त्र से रिलेटेड होगा। आजकल वो रसशास्त्र पे अध्ययन कर रहे हैं। तो मंदाकिनी जी अभी चिंता ना करें, वो आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो ठीक दिया है। उसको आप स्प्लीनोमेगाली का उतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी आपने औषधियां दी है ना वो स्प्लीन पे भी काम करती है वो, है ना। प्रणाम सर। हाँ गंगवार सर, बताइए सर। सर इसमें बोलभद्र ये या फिर क्या कहते हैं जो हिमोग्लोबिन हो रहा है हाँ, और रक्त स्तंभन के लिए बोलभद्र रस। बोलभद्र रस, बोलभद्र है और सर दुर्वा सोरस है, हाँ ठीक है सर। वो दे सकते हैं सर। और ये हाँ स्टोन के लिए सर इसमें श्वेत पर्पटी है, एक क्षार है, मूली क्षार है और हाँ हजरयुक्त भस्म है। ये सब कॉम्बिनेशन बना के देंगे तो फल निकल जाती है 8-9 इंच की, तो ऐसे निकल जाती है पर बड़े आराम बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तो ये जो आप बता रहे हैं दुर्वा स्वरस का नस्य देंगे ना? नस नहीं मैडम, पिला नहीं नहीं, लीजिए। नश्य नहीं देंगे। ये तो जो है वो एक प्रकार से समझ लीजिए, ये अधोगत रक्तपित्त है ना ये। हाँ तो भाई इसमें आप नश्य नहीं, काम इसमें नश्य ना दे करके सर शायद दुर्वा ओरल, सोरस, उसको सर ओरल देने दुर्वा के लिए सोरस कह रहे बहुत होंगे। अच्छा, सर सर दुर्वा सोरस बहुत अच्छा काम करता है। मैंने रात में एक पेशेंट को बताया था, ओरल ही उसका देने के लिए कह रहे हैं। हाँ हीमोशूरिया हो रहा था सर जबरदस्त, तो स्तंभक उसकी है ना, थोड़ी सी स्तंभक पेशेंट रक्त थी। का स्तंभन करता है वो। अच्छा। गोलभद्र रस भी आप दे सकते हैं, दूर्वासुरस, बोलभद्र रस, दूर्वा स्वरस और सर आपने बताया था श्वेत वृद्ध पर्पटी परपटी, क्षार यवक्षार थोड़ी यवक क्षार प्रॉपर्टी एक और मूली छाट। और मूली छाल। अच्छा। तो सर इनकी और आप मात्रा? ये 100-250 MG दे दीजिए मैम, एक डोज में जैसे 25 से 250 MG, जैसे पेशेंट की प्रकृति पेट वगैरह है, उसके हिसाब से देख लीजिए इसमें। और ये हजर भाजमा और हाँ क्या कहते हैं ये त्रिविक्रम रस। अच्छा सर। जी, इसका कॉम्बिनेशन बना के दीजिए, आप देखिए। तो पहले और आप मंदाकिनी जी, आपने जो पहला अभी जो ट्रीटमेंट दिया है जी उसको आप 1 दिन और इंतजार कीजिए। आज ही तो मरीज आया है, जी 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 कल परसों देखिए, नहीं तो फिर ये आप जो है रक्त स्तंभन के लिए दूर्वास्वरस जो गंगवार जी ने बताया सर ने, वो हाँ। वाला योग आप जरूर दीजिए। सर ये और दूर्वा स्वरस का मात्रा क्या होगी? अरे मैडम थोड़ा सा निकालिए, मिक्सी में पीस लीजिए, फिर निचोड़ लीजिए, 50 ml थोड़ा पानी डालना ही पड़ेगा उसमें, उसमें अच्छा, जूस मतलब निकालने ऐसा तो नहीं कि कुछ मधु के साथ में देना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, दो मधु के साथ पेशेंट नहीं देना मैंने है। करवाया। उसका जो रस है ना कषाय, वही तो स्तंभन करता है। अच्छा मधु के ठीक है साथ सर। उसको पिलाना है उसको।
और जी। आप सर ये शार ब्लीडिंग बढ़ाएगा नहीं सर? शार जो है वो ब्लीडिंग नहीं बढ़ाएगा? शार कटिंग तीक्ष्ण रहता है जैसे। नहीं, क्षार ब्लीडिंग तो बढ़ाएगा ना, पर क्षार यहाँ पे है अस्मरी भंजन के हिसाब से बोला है कटिंग करने के लिए ना। यहाँ पे जो रक्त का स्तंभन जो आदित्य जी बता रही है ना, ये बता रहे हैं गंगवार सर, एक्चुअली क्या है कि स्टोन आप भी जानते हैं कि वो यूरेटर में कहीं आके अटक जाता है, तो उसकी विरोजन की वजह से ब्लीडिंग होती है। उसमें ब्लीडिंग का कारण ये होता है, तो वो इंस्टेंटली ब्लीडिंग रोकने के लिए वो हमारे पास, जैसे आपके पास एलोपैथ में जो है वो हीमोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ आयुर्वेद में दूर्वास रस है, बुलबद्ध रस है, हीमोस्टैटिक ड्रग है। तो ये हीमोस्टैटिक ड्रग के रूप में काम करेगा, इसका बस केवल इतना ही काम वो है। क्योंकि वो जैसे ही वो जो है वहां पर जो क्षार दे रहे हैं ना, वो क्षार का उद्देश्य तो उसको स्टोन को कट करके पाउडर बना के बाहर निकालना है जी। और ब्लीडिंग रोकने के लिए, चूंकि उस पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ड्यू टू इरोजन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के रूप में ये बताया गया है जी। रोहित का रिस्ट भी आप देख सकते हैं, शशि तिवारी जी ने बताया, स्प्लीनोमेगाली में बहुत अच्छा काम करता है। यकृत और प्लीहा दोनों में जो है उसमें काम करता है रोहित का रिस्ट जी। अरे गोक्षुर का घी भी आता होगा ना, गोक्षुर का घृत? क्यों नहीं आता? ऐसा आता है। घृत तो ऐसा है ना, घृत का तो किसी भी औषधि से आप घृत को सिद्ध कर सकते हैं। घृत के बारे में कहा गया है कि अपने गुणों को नहीं छोड़ते हुए दूसरों के गुणों को एक्सेप्ट कर लेता है आदित्य जी। तो और अभी तो एक नई रिसर्च भी आई है, आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने भी सर्टिफाई कर दिया कि भाई गोघृत श्रेष्ठ है। दुनिया जब तक अमेरिका सर्टिफिकेट ना ले ले तो मानती ही नहीं है ना। तो अब गोघृत में आप जो है गोक्षुर को सिद्ध कर लें तो गोक्षुर सिद्ध गोघृत हो जाएगा वो जी। चलिए, बहुत अच्छा बताया गीता पटेल जी ने, बहुत अच्छा बताया अभी KN गंगवार सर ने। हम चाहते हैं ऐसे ऐसे आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। कोई अपना मेरी एक छोटी सक्सेस स्टोरी है सर। अरे क्या बात है! तो गंगवार सर आप जरा अपनी सक्सेसफुल स्टोरी सुनाइए ना, यही तो मौका है आयुष दर्पण पे, आप अपने सक्सेस स्टोरी सुनाइए जिसको सुन करके कई लोग चिकित्सक लाभान्वित होंगे जी। बताइए सर। गंगवार सर बोलिए। मेरे पास कोविड से पहले आता था जी। तो सर वो हीमोग्लोबिन वो हो रहा था, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन हो रहा था, प्रोटीन जा रही थी, तो फिर मेरे पास से भाग गया, सर एलोपैथ में चला गया वो। तो सर उसका क्रेटिनिन जो है 2.29 हो गया एकदम। और जो है सर जो है सर GFR जो है वो केवल 36 रह गया। वाह। और जो कैटेगरी जो आई थी वो G3 आई थी। मात्र 6 दिन के ट्रीटमेंट में, जितने मेरे पास आया था 6 दिन पहले, सर उसे मुश्किल से 100-200 ml यूरिन आ रही थी। क्या बात। 24 आवर के अंदर। और जो मैंने ट्रीटमेंट दिया वो दोनों हस्बैंड वाइफ रोने लगे एकदम। तो मैंने भी तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। तो 6 दिन बाद फिर से उसने दोबारा रिपोर्ट कराई है सर, तो उसका क्रेटिनिन जो है 1.86 रह गया, और जो है और GFR 10 ml बढ़ गया, 46 हो गया, 36 से 46 हो गया, और कैटेगरी G3A हो गई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है, हालांकि सर क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसकी जो है GFR तो बहुत कम हो रहा था सर। जी जी जी, बहुत अच्छा बताया। पेशेंट को आपने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा सा ये भी बताएंगे सर तो अच्छा रहेगा। तो सर मैंने उसे ये दिया था, गोखरू है, पुनर्नवा है, मतलब प्रणवा मंडूर है, गोक्षादी गोकुल है, चंद्रप्रभा भट्टी है, और सर ये इसी का मतलब ये गोखरू, पुनर्नवा और आपका रेवंशी। सर आप अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो तो चैट बॉक्स में अगर आप ट्रीटमेंट मेंशन कर देंगे तो सभी के लिए लाभदायक हो जाएगा। ठीक सर, ठीक। आप टाइप करके ना थोड़ा सा डाल दें। जैसे अभी देखिए वर्षा कौशिक जी ने यहाँ पे अभी अपना एक सजेशन दिया है कि जो किडनी वाली केस जो पे डिस्कस किया था मंदाकिनी जी ने, या उनमें नो ब्लीड टैबलेट 2 TDS दीजिए, मैम ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, कनकासव और महामंजिष्ट आदि काढ़ा देने से जो है यूरेटर डायलेट हो जाएगा और किडनी के स्टोन बाहर निकल जाएंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। तो आप भी सर एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो सबको वो दिख जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया बताया सर ने। चलिए आदित्य जी कुछ आप पूछना चाह रहे थे, और कुछ तो पूछिए, बड़े बड़े यहाँ वैद्य लोग हैं, जवाब देंगे आपके। हैं सर कोमा में जी, जैसे प्रदमन नस्य का बोलते हैं, जिक्र करते हैं सर, ऐसे ही लहसुन का कुछ रहता है दूध के साथ नस्य? भाई देखिए
नस्य का तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो सिरो रोग है उनमें नस्य कर्म श्रेष्ठ माना गया है। और जो आप कह रहे हैं कि जो लहसुन है, लहसुन खुद आप जानते हैं कि एक प्रकार से, और जितने भी आप देखिएगा नस्य के द्रव्य हैं ना, चाहे आप जो हम प्रधमन नस्य में देते हो, चाहे हम जो है उसको अपपीड़न नस्य में देते हो, उनका जो है कई जो नस्य हैं वो एक्चुअली हमारे जो संज्ञावश स्रोतस है उन्हें खोलने का काम करते हैं। तो मूर्छा या फिर संन्यास या कोमा जिसे हम कहते हैं, ये स्टेटस ऐसा होता है जिसमें कि संज्ञावश स्रोतस अवरोधित होते हैं, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे हम नस्य द्रव्य जो तीक्ष्ण होते हैं और इनका प्रयोग जो है हम संज्ञावश स्रोतस को खोल करके पेशेंट को, जैसा कि आपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा था कि वैद्य समीर जमदग्नि सर ने अदरक स्वरस कहा था। तो अदरक भी जो है देखिएगा तो उसमें भी आप अगर अदरक जो है जिंजर भी देखेंगे तो उसमें भी ऐसे तत्व हैं जो एक प्रकार से क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं और वो थोड़ा सा इरिटेशन करते हैं, यानी कि वो एक्सेजरेट करते हैं हमारे संज्ञावश स्रोतों को खोलने में, तो पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लगता है। ऐसे ही लहसुन भी है, तो निश्चित रूप से हम उसका क्यों नहीं नस्य दे सकते हैं, दे सकते हैं बिल्कुल। सर और इसको ये पोस्टीरियर फ्रंटल मतलब ये जो कोमा में अगर कोई अधिकतर पेशेंट है तो उसको तो आप देंगे ही ना ऐसे। जी जी सर, जी सर। और सर इसको अधिपति पे भी लगाना पड़ता है ना, मतलब इसको लगाने से फायदा होगा अधिपति क्या? मर्म देखिए देखिए आपने वो भी गौर किया होगा कि लेपन करने के लिए कहा वहां पे ना, पिचु धारण करने के लिए। तो पिचु धारण करने से वहां पर हमारा अधिपति के स्थान पर हम कोई एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आग्नेय द्रव्य चाहे वो जिसमें अग्नि महाभूत प्रधान हो, तो जिसकी तासीर गर्म हो, जिसका जो है जो उष्ण वीर्य द्रव्य हो, उसका प्रयोग नहीं करते हैं आदित्य जी। वहां पे हम जनरली शीत वीर्य द्रव्य और मेधा बढ़ाने वाले, यानी कि जो हमारे, क्योंकि अधिपति स्वयं बहुत आग्नेय है, आपने सब जानते होंगे, आप अधिकांश लोग मर्मों के बारे में जानते हैं, मर्मों के नेचर के बारे में जानते हैं, तो अधिपति स्वयं में बहुत आग्नेय है। तो वहां पे हम शीतल द्रव्यों का लेप कर सकते हैं, वहां पे हम शीत वीर्य द्रव्यों से कोई भी लेप बना के अधिपति पे लेप करते हैं, जिसे पिचु धारण कहा जाता है। किसी को और कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं, ये मेरे को, मैं जितना मेरी समझ है उतना मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। जी आदित्य जी समझ में आ गया होगा आप। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। 9 और बजे इसमें धूम्र का कोई रोल रहता है क्या सर, क्यों कान नहीं में रहता है, जैसे? बिल्कुल स्मोक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मेडिकेटेड स्मोक, धूमपान कराते हैं हम लोग। धूमपान करने से जो हमारा स्रोतस है उसका अवरोध दूर होता है। हम लोग धूमपान जो है वो दो वैरेचनिक धूमपान या वैरेचनिक धूमपान इसलिए कराते हैं क्योंकि वहां से दोष बाहर निकल जाए, है ना। और एक धूमपान जो होता है वो हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे स्रोतसों को बल दे, तो धूमपान का भी दोनों ही उद्देश्य होता है। तो इसलिए धूमपान का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। डेफिनेटली हम उसको नासिका से अल्टीमेटली हम पहुंचाते तो उसमें भी अपने जो है वो मनोवाही स्रोतसों में ही तो पहुंचाते हैं, तो उसका भी रूल है, उसमें क्यों नहीं है। मुझे तो ये लगता है आदित्य जी की जो हमारे यहाँ जो किसी को अपस्मार का दौरा पड़ता था और जो ये जूता सुखाते थे ना, जो आपने सुना होगा, जी सर, जी सर, पसमार के तीक्ष्ण ओ दौरा सॉरी। पड़ने के बाद जो जूता सुखाते थे, मुझे लगता है उसका जो साइंटिफिक या हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो लॉजिक है, एक्चुअली वो भी एक प्रकार से नश्य कर्म जैसा ही काम करता है। क्योंकि व्यक्ति जो एक प्रकार से उसमें है, जो अपस्मार की स्थिति में है, और उस व्यक्ति को एकदम से मनोवस्रोतस खोलने का काम करता था वो। अब वो बात ये थी कि जूते की गंध जो होती है, आपने देखा होगा कई बार कि कोई कोई व्यक्ति की जूता और मोजा की गंध आप कहीं अगर खोल दे वो, तो दुर्गंध से आदमी घबरा जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे यहाँ भले ही उसका कोई लॉजिक ना दिया गया हो, लोग जैसे ही कोई व्यक्ति गिरता था उसके नाक पे जूता लगा देते थे मुंह के पास में। तो मुझे लगता है इसका भी लॉजिक यही है कि वो कहीं ना कहीं इरिटेशन या फिर उसका जो हमारे जो संज्ञावाही स्रोतस हैं, मनोवाही स्रोतस हैं, उस पर वो प्रभाव करता था। गंगवार सर ने जो है ट्रीटमेंट लिख दिया यहाँ पे, गोक्षुरादि गूगल में पढ़ के बता देता हूँ जो उन्होंने दिया। चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवासव, गोक्षुरादि कषाय, रेहत्यादि कषाय और वरुणादि कषाय। नोट कर लीजिएगा आप, मात्रा आप रोगी के आयु और बल के अनुसार दे सकते हैं। तो आदित्य जी सर आप ये मुझे यही सर, समझ में आता है। कोई और सर किसी को? धूम्र में आप क्या क्या चीजों का वो देंगे, धूम्र देंगे धूम्र में गूगल का हमारे यहाँ जैसे? बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं, आप नशे में जो हम प्रयोग अपमान। करते हैं, जिसमें है वचा है, शिग्रू है ना, गुग्गुल है, इन सब का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ जो पहले पूजा करते थे तो एक जो है हम लोग एक विशेष रूप से हवन सामग्री में जो प्रयुक्त होते हैं ना द्रव्य, जिससे हम धुआं करते थे पूरे घर का,
तो सेम वैसा जी ही सर। वैसे ही वही द्रव्य हैं, बस ये है कि वो द्रव्य जो है हमारे लिए एक प्रकार से उनमें ये देखा गया है, रिसर्च भी ये प्रूव कर चुकी है कि वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी वायरल होते हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो विसंक्रमण भी करते हैं, स्टेरलाइज भी करते हैं एटमॉस्फेयर को। तो इसका इस प्रकार से प्रभाव है, उसके लिए द्रव्य हैं। आप कभी आपको इंटरेस्ट हो तो आप नश्य कर्म पर लेक्चर हैं बहुत सारे, आप सुन सकते हैं, आयुष दर्पण पे हुए हैं, मेरे भी हैं, वैद्य अरविंद पाठक के भी हैं, उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं जी। सर धूम्र में एक चीज और, ये इंडियन फ्रैंकिनसाइंस जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? लोभांग बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं सर, ये आयुर्वेद में? क्या 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 पूछा आपने? ये इंडियन फ्रैंकिनसेंस करके होता है, जो मतलब एक तरह का रेजिन होता है ये। इसको ये एंटी कैंसरस भी होता है, इसको जैसे मैंने देखा कि मुनियल आयुर्वेदा कॉलेज में यूज कर रहे थे धूम्र में। तो ये रेजिन, ये आप उसका अंग्रेजी नाम फोटो बता रहे हैं, आप शास्त्रीय नाम बताएं तो समझ में आएगा, मुझे लो लगता है गूगल में मैं सर्च किया तो बस लोभांग लिखा था उसका। ये कोई बताना चाहेगा, कोई किसी को मालूम हो? गीता जी शायद बताना चाह रही हैं। हाँ लोबन हो या अच्छा। यहाँ पे होता है, होता है ना गीता जी? काफी मंदिरों में धूप, हाँ धूपन पे होता है, काफी धूप मंदिरों में में। प्रयोग करते हैं, हाँ। लेकिन मैंने कभी भी वैसी स्मेल नहीं देखी जैसी। ज्यादातर ये सब मोमेडियन की होती है ना। यूज करते हैं सर। हाँ, राय जी मोमेडियन। बता रहे हैं। हाँ सर, स्किन रोगों में उसका, त्वचा रोगों में सर यूज करते हैं लोबान का सर, येलो कलर का होता है सर वो। कहाँ से निकलता है ये? अब सर ये तो नहीं पता, लेकिन काफी पहले मुझे छोटे में ध्यान है कि उसमें सर पूड़ी, वो गेहूं के आटे में उसको ऐसा पीस के मिला देते थे और खिला देते थे, तो उससे फोड़े फुंसी इसमें सर अच्छा। हीलिंग हो जाती थी। तो हाँ किसी सर। मुझे लगता है किसी ट्री का निर्यास होगा आदित्य जी, रेजिन होगा। हाँ जी येलो सर, कलर जी का सर, होता है। मैं फोटो ग्रुप में शेयर आप फोटो भेजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा, जरा उसके बारे में अध्ययन किया जाए जी। जी सर। जी जी बहुत सर। बढ़िया। हनुमंत सिंह राय जी कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा है, आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप लोग भी। तो नेहा शर्मा। अरे जी बत्रा सर, अभी साहब मैं भी आ गए भोपाल आज गया तो, था। क्या बात है जी। जी सर। बताएंगे कुछ? राय साहब कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जी सर, मैं ये बोल रहा था, अभी सर मैं भोपाल गया था, जी। तो नेहा शर्मा वो हमारे बैच की सर वहाँ पे। नेहा शर्मा कहाँ है आजकल? वो सर खुशीलाल में है सर, उसकी अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ एनोरेक्टल में, और वहाँ प्रोफेसर है सर वो खुशीलाल शर्मा। उसके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी सर क्लिनिक ही चलाते क्या हैं नाम है उनका? वो। भूल गया मैं नाम ना। राजीव राजीव मिश्रा। हाँ राजीव मिश्रा, यस यस। राजीव नेहा मिश्रा। शर्मा तो बहुत टैलेंटेड हाँ डॉक्टर थी वो पहले से। हाँ सर, एनोरेक्टल के काफी पेशेंट है सर, उसके पास अच्छी बहुत क्लिनिक है। बढ़िया। और मैं तो कहता हूँ महिला, जो हमारी महिला स्त्री वैद्य है ना, उनको सबको एनोरेक्टल आना चाहिए। आपके पास जो है एनोरेक्टल ऐसा हथियार है जो आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कर सकता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा अपना एक दरगाह के पास लोबान की स्मेल आती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया बताया। अभी देखिए गीता पटेल जी ने कितना अच्छा बताया। हमारे पास तो इतने विद्वान विद्वान लोग हैं, इन सब के अनुभव आ रहे हैं देखिए। तो अभी देखिए एच हनुमंत सिंह राय जी ने बताया, क्षार सूत्र करती हैं, महिला चिकित्सक हैं और बहुत अच्छा नाम कमा रही है। मैं जानता हूँ पर्सनली कि पहले से ही जब मैं पीजी कर रहा था तो हाँ सर, उस समय आप यूजी कर रहे थे। आप भी शायद वहीं थे क्या राय जी? हाँ सर, उसी के बैच का तो हूँ मैं सर। आपसे सर हाँ तो हनुमंत फार्मेकोलॉजी सिंह राय जी पढ़ता ने, था घर पे आके देखिए सर। मैं बताना चाहूंगा कि जो उज्जैन है, उज्जैन कॉलेज में आयुर्वेद के बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अच्छे चिकित्सक पैदा हुए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत अच्छा डॉक्टर निगम, बहुत सारे लोग वहाँ से ऐसे ऐसे क्षार सूत्र में, वहाँ पे एक मैं नाम लेना चाहूंगा आपको, पौराणिक सर पौराणिक। थे। जी देखिए सर। पौराणिक सर, कितने ऐसे ऐसे लोग, उनका उनके उनके पुत्र भी शायद प्रैक्टिस करते हैं। जी सर, हाँ सर, वो भी कर मेरे से रहे हैं। बातचीत हुई थी, बहुत अच्छे लोग। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये बत्रा सर जो अभी सीख रहे हैं, जरा क्षार सूत्र के बारे में ज्ञान दे नहीं रहे हैं आजकल। क्या बात है बत्रा सर, आप क्या सीख रहे हैं? आप कुछ बताइए। आप एनआईए में, हमने किसी को रिकमेंड किया है कल कि महिला स्त्री डॉक्टर को, कि अगला जो एनआईए में बैच चलेगा क्षार सूत्र का, उसमें आप जाइए और वहां पर आप सीखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आप लोग भी क्षार सूत्र जरूर सीखिए। साक्षी जी और मंगला मैडम जी और ये विनीता चौहान जी, शशि तिवारी जी, क्षार सूत्र से घबराइए नहीं। बहुत बढ़िया आर्थिक आपकी उन्नति करता है। मरीज कहीं जाते ही नहीं है, महिला चिकित्सक जो महिला मरीज हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, और वो आपको पूरा आर्थिक लाभ देके जाते हैं। आपको आपको मतलब पंचकर्म से जितना आपको आर्थिक लाभ नहीं होता, उतना क्षार सूत्र करके होता है। तो बता सर अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, अभी वो क्षार सूत्र की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नहीं साक्षी जी, यूजी स्टूडेंट क्या सब सीख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ईजी वीजी कुछ नहीं, सब यूजी भी सीख सकते हैं। ऑल द क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स
आर इंटाइटल्ड टू लर्न क्षार सूत्र। बल्कि मैं ही सिखाने का सोच रहा था, बीच में थोड़ा सा मेरा ही कुछ इशू हो गया। मैं अभी सही ढंग से अभी स्टेबल ही नहीं हो पाया हूँ। नहीं तो मैं खुद क्षार सूत्र 3 साल मैंने किया है, और चंद्रशेखर जी इसमें बेहतर बता सकते हैं कि जो है कितना आर्थिक लाभ होता है। मैं आपको और तो कुछ नहीं इस प्लेटफॉर्म पे इतना बताना चाहूंगा कि 3 साल में जितनी मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की थी उतना पंचकर्म से नहीं कर पाया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्षार सूत्र आप लोग जरूर सीखिए। मेरे को मौका मिला तो मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन सिखाने का प्रयास करूंगा। अब देखता हूँ मौका कब आता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आप लोग जरूर इसको सीखिए, और आप इसको ना अछूत मत मानिए, इसको आप सीखिए। इसको आपको मैं बता रहा हूँ, आप याद करेंगे मुझे किस तरह आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहा था सीखने के लिए, और हम आज इससे जैसे हरमन सिंह राय जी बता रहे हैं ना वैसे ही आपको लाभ होगा। तो चलिए मैं अब यहीं से आपसे विदा लेता हूँ। मैं आप लोगों को को होस्ट बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया साक्षी जी को को होस्ट, शशि तिवारी जी को बना देता हूँ होस्ट, और बाकी सभी लोग आप लोग अब इस संभाषा को आगे चालू रखें। शशि तिवारी जी आप फुर्सत में है कि नहीं है बताइए, नहीं तो आवाज आ रही है आपको? सविता पेठे जी मैडम, इनको भी को होस्ट बना दिया मैंने, ये लीजिए सबको बना दिया। अजय कात्यायन जी कुछ पूछना चाहते हैं? अजय कात्यायन जी बताइए। मोनिका मैडम भी दिख रही थी अभी यहाँ, कहाँ चले गए मैडम? मोनिका जी को भी मैंने हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए सर, बत्रा सर। सर, नमस्कार सर। अजय सर का नंबर भेजोगे सर? मेरे पास नंबर मिस हो गया उनका। अरे भेज देंगे सर, वो तो मोबाइल पे भेजेंगे ना, अभी थोड़ी व्हाट्सएप इस पे भेजेंगे, जूम पे भेज नहीं देंगे। नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ भेज देंगे, आज जा रहा हूँ ना सर, जयपुर जा रहा हूँ आज। भेज देंगे आपको नंबर, चिंता ना करें आप सर, पक्का भेज देंगे आपको। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। मोनिका मैडम जी अब आप, शशि तिवारी जी के शायद म्यूट नहीं हो पा रही हैं आप संचालन कर लीजिए थोड़ी देर। आप हैं, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। तो गीता जी आपको बना देते हैं, को आपको होस्ट बना देते हैं। आप 9:30 बजे एंड कर देंगे मैडम? ओके कर दूंगी। ठीक है, तो गीता जी को हमने बना दिया है होस्ट, और अब गीता जी करेंगी आपकी संभाषा का संचालन, और 9:30 पे संभाषा हो जाएगी समाप्त। थैंक यू गीता जी, ये मैंने आपको होस्ट बना दिया है, देखिए आप। ओके ओके अब मैं लीव कर रहा हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमने समय लिया। आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, प्रणाम। चलो कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ। शशि मैम कहाँ गई? आदित्य सर प्रणाम हाँ मैम, आप ही शेयर करिए, आपके पास तो अच्छे अच्छे केसेस होते हैं। याद भी नहीं होती मैम। अंजना मैम ने इससे भी पूछना था, एक डाउट है आज। आदित्य सर आदित्य सर कुछ रसायन में अलग पढ़ो तो बताओ। प्रणाम मैम, मैं सरिता। हाँ मैम, पूछना था, फाइब्रोडिनोमा है और 19 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड बेटी, एक गर्ल है, एक लड़की है। तो एक बार उसका ऑपरेटिव हुआ है और 6 महीने के बाद रिपीटेड थोड़े थोड़े नोड्स फाइब्रोडिनोमा स्मॉल साइज में फिर से डेवलप हो रहे हैं। तो आयुर्वेद में हम कैसे ये कर सकते हैं? रसपाचक क्या
कहाँ है, कौन से पार्ट में है? ब्रेस्ट में फाइब्रोइडिनोमा। अच्छा, ब्रेस्ट में ही है। हाँ तो हाँ। फिर दीपन पाचन अनुलोमन करके फिर रुधिवाटिका वटी ये सब दे सकते हैं हम। कौन सी वटी? रुधिवाटिका। रुधिवाटिका वटी, हाँ ये जो काचना गुगड़ है जो हम फाइब्रोइड में देते हैं वही सब दे सकते हैं। हाँ, रस पाचक और ये तो दे सकते हैं ब्रेस्ट तो। अच्छा, ठीक है मैम। रिपीटेड नहीं होना चाहिए इसके लिए वही सब दे सकते हैं ना? हाँ, एक पर बार एक उसका बार निकल ऑपरेटिव गया बाद में नहीं होता वो। आयुर्वेद से तो एक बार निकला वो वापस नहीं होगा। बाद में नहीं होगा। ओके। नहीं होगा, उसके बाद उसको चालू कर दो। हाँ, दीपन पाचन करके अनुलोमन देना चाहिए ना? हाँ, पहले तो दीपन पाचन ही करो तो ही वो डाइजेस्ट कर पाएगी ना। हाँ उसका हाँ, डाइजेशन अच्छा नहीं वो होगा तो तो बराबर। होगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम अगर दीपन पाचन में झिरका डाइजेशन वीक है ना, उसका ग्रहणी दृष्टि है तो झिरकाधिरिष्ट या तो फिर नाभि पूरण अणु तेल का नस्य जो दे सकते हो आप। एकेटी सूक्ष्म त्रिफड़ा, कोई भी लेखनीय गण दे सकती हो। रौद्र रस, मांस पाचक, मेदो पाचक, वो एक एक मंथ में एक एक चला के वो करो। पहले दीपन पाचन के साथ रक्त रस पाचक करो, काचना गुगुड़ एकेटी त्रिफला, उसके बाद स्टार्ट करो। और वरुण सी ग्रुप की जो टेबलेट आती है या तो क्वाथ है वो भी अच्छा रिजल्ट देगा इसमें। पत्र पोटली श्वेत भी देना चाहिए ना मैम? हाँ हाँ, पत्र पोटली श्वेत भी देना चाहिए और एक एरंड जो पत्र होता है ना उसका श्वेत भी देते हैं। उसको एरंड के पत्र पर वो कैस्टर ऑयल लगा के रख के उसके ऊपर भी मैं सेक देती हूँ। मेरा एक फाइब्रोएडिनोमा का पेशेंट था लास्ट ईयर और मैंने। अंजना मैम उसमें शिग्रु शिग्रु पत्र भी डालते हैं, डालने को बोलते हैं ना? हाँ, एरंड पत्र प्रणाम मैम। कैसे करना है एरंडे पत्र का? एरंड पत्र के ऊपर कैस्टर ऑयल लगा के वो उसको ब्रेस्ट के ऊपर रख देना है, जहाँ है वहां रख देना है, फिर उसके ऊपर सेकते हैं। या तो एरंड पत्र ही गर्म करके लगा के रख दो। ओके। पर उसको पूरी रात रखना है। अच्छा, छोटे साइज का फाइब्रोइडोमा जा सकता है वो? हाँ, वो मेरा तो 3 सेंटीमीटर वाला था, एक पेशेंट था ना उसका 3 सेंटीमीटर तक का था। अच्छा, दीपन पाचन करके बाद में लेखन करना है? हाँ, दीपन पाचन करना हो, वातानुलोमन और दीपन पाचन पहले होना चाहिए तो ये इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इससे और बाद सारे में पेशेंट लेखन कर्म करके ग्रहणी दृष्टि इसमें सारी में होती ही है। नहीं, इसके साथ रसपाचक काटना ये सब चालू कर देते हो, पर बाद में बाकी के ड्रग्स धीरे धीरे चालू करती हो। कोई भी दीपन के लिए कोई भी एक मेडिसिन चालू ही रखना है इसकी, क्योंकि वो भी लॉन्ग टाइम से ग्रहणी दृष्टि होती है ना तो वापस आ जाती है उसकी। हाँ, बराबर है, बराबर है। क्योंकि वजन भी नहीं बढ़ रहा है उनका, वजन कम भी नहीं है और बढ़ भी नहीं रहा। होगा मैम, उसका होगा खान पान का। हाँ हाँ, ठीक है पहले मैम। वो निकालो, उसका पूरा है खान पान का है, दिवा सब का है, कोई तो ऐसा बड़ा हेतु है। हाँ, हेतु हेतु निकालना चाहिए। वैसे पीरियड्स तो रेगुलर है, ग्रहणी दृष्टि। रजस वाला परिचर्या भी उसको बोलना है कि वो ज्यादा दौड़धाम ना करे, उस टाइम वो ज्यादा कुछ ऐसा न खाए। अच्छा, उसको बोलना है। और दिवा स्वाप ना करे। दिवा स्वाप की हिस्ट्री देती मैम। मैदा फास्ट फूड जंक फूड की मिलती है, टीनेज वाले है ना हाँ सब तो। हाँ, वो भी मिलती है। हाँ, नहीं वो तो नहीं है हेतु उसमें। दिवा स्वाप शायद रहेगा, स्ट्रेस रहेगा थोड़ा बहुत, और ग्रहणी दृष्टि थोड़ी तो सब में रहती ही है वैसे। हाँ, उसका वो तो रहेगी। हाँ, तो उसको भूखी भी पूरी नहीं लगती होगी, मंदाग्नि नहीं होगा उसका। नहीं खाना खाती है बराबर में। हाँ, पूछो भूख लगती है तो हाँ, खाती पूछा, है। भूख लगती है वैसे। मल प्रवृत्ति भी अच्छी है, मीन्स ग्रहणी कुछ ऐसी प्रवाह युक्त नहीं है,
वैसे मैंने पूछा, लेकिन दीपन पाचन तो करना ही पड़ेगा ग्रहणी दृष्टि के लिए, थोड़ी बहुत तो रहती ही है वो। बाकी सब आहार विहार घर का ही है, लेकिन व्यायाम नहीं कर रही है और वजन नहीं बढ़ रहा है और थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो हाइपर एक्टिव हो तो उसमें ब्राह्मी देना, स्ट्रेस है तो। नहीं, हाइपर एक्टिव नहीं है मैम, हाइपर एक्टिव नहीं, वेट कम है क्रुचे तो में ही आएगी वो। प्रकृति उसकी कृष्ण में ही आएगी वो। लेकिन ठीक है, मैं कर देती हूँ, चालू कर देती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? नस्य किसका बताया मैम आपने? नस्य अणु तेल का देती हूँ मैं। अणु तेल। हाँ, थोड़ा तीक्ष्ण होना चाहिए ना, इसीलिए। अच्छा, हाँ। मंदाकिनी मैम कहाँ है? मंदाकिनी मैम किसी को और यही हूँ मैम, मैं यही हूँ। हाँ तो बोलो ना। क्या बोलूं मैं? अच्छा मैम, आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था। वो लड़का जो है 3 दिन पहले बिरयानी खाया था, तो 3 दिन से उसको हल्की हल्की खांसी हो रही थी और उसकी सांस फूल रही थी। और वो यहाँ पे हमारे यहाँ ईएसआई हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारी जांचें वांचें करा के आया था, उसको वहीं दिखाना था एक्चुअली। तो वो सवेरे जब सो करके उसको उठा तो बहुत ज्यादा ही उसको सांस फूलने लग गई। तो वो वहां नहीं जा करके वो हमारे यहाँ आया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। तो सांस नहीं ले पा रहा था, तो फिर मैंने फटाफट उसको फिर मर्मर स्टिमुलेशन किया, जैसे कि ऊर्वी आड़ी किया मैंने उसको। फिर मैंने उसको प्राणायाम कराया 10 मिनट, और फिर उसके बाद मैंने उसको पूछा कि कैसे लग रहे हो आप, तो वो बोला कि अब तो बहुत बेहतर हो गया मैम। तो उसका मैम मैंने पूछा कितना आपको परसेंटेज आराम पड़ गया अभी, तो बोला कि मुझे 100 में से 80% आराम पड़ गया। तो मैंने उसको वही सजेस्ट किया, और फिर मैंने उसको, वो बोला था कि मुझे अब अपने हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए। फिर मैंने उसको उसी के हॉस्पिटल में फिर उसको हमें भेज दिया। आज का मेरा एक्सपीरियंस एक ये था। और एक साइटिका का पेशेंट था, वो हमारे यहाँ नीचे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट ले रहा है। तो आज सर आए नहीं थे नीचे वाले, वो मेरे पास आया दर्द के लिए, दवा वो खा ही रहा था। तो आज मैंने उनको भी मर्मर स्टिमुलेशन के लिए कहा। मैंने भी उनको जो है कुकुंदर मर्म, पार्श्व अस्थि संधि और क्षिप्र मर्म, ये सारे मर्म का मैंने स्टिमुलेशन किया, कराया, उनको सिखाया। और उनको जो दर्द थी, जो जकड़न थी उससे, तो वो बता रहे थे कि उनको 20% आराम आ गया है। तो फिर वो चले गए। आज के दिन मैंने ये 2 मेरे एक्सपीरियंस अच्छे थे। बस मैम अभी इतना ही मैंने अभी किया है। अच्छा, मैंने मर्म का नहीं किया पूरा, अभी वो करना पड़ेगा है मैम। मैंने अभी मर्म का पूरा सेशन नहीं किया है, मैं 1-2 भी किया है, वो बाकी सर का पूरा करना है एक बार। अच्छा, अभी हाँ मेरा कर लीजिए। गर्भ संस्कार का चल रहा है। अच्छा, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार में मैम अभी आप क्या ऐसे कुछ बताइए थोड़ा सा। हाँ, अब वो प्लानिंग से ही पूरा करते हैं ना। 1-2 सेशन बाकी है मेरे, बाकी सारे हो गए। अच्छा, तो गर्भ संस्कार में क्या मतलब आप वो नस्य वगैरह भी जो हम लोग सुनते हैं, लक्ष्मण सहदेव का नस्य करवाना, ये सब गर्भ संस्कार में इंक्लूडेड होता है ना मैम? नहीं होता, वो पुंसवन के अलग रहते हैं सेशन। अच्छा, पुंसवन के सेशन अलग रहते हैं। तो हाँ, उसमें अलग आप योग में जैसे कि योग क्या बताते हो? योग कुछ नहीं, मेडिसिन तो सिर्फ मंथ वाइज देते हैं, वही जो मंथली काटना है, या किसी की और कंप्लेन है तो, या तो क्या ग्रोथ करनी है, वही उस हिसाब से ही देते। मेडिसिन और कुछ उसमें नहीं रहती। नहीं, योग में जैसे कुछ हल्के फुल्के व्यायाम, प्राणायाम। अच्छा, हाँ, वो ये पूछ रही तो थी। प्राणायाम कम देते हैं, सिर्फ अनुलोम विलोम देते हैं। हाँ, ओमकार 3 से 5 बार,
मंत्र 3 से जाप 5 बार 108 मैम कितनी बार, मतलब दिन में 2 बार या 1 बार? नहीं, वो स्टार्टिंग है तो एक ही टाइम। अच्छा। एक्चुअली एक योगा जो है ना वो उसका बहुत ही कम रोल देते हैं। हाँ। लेग एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज, ऐसे ही सब उसको बताते हैं और ज्यादा नहीं देते कुछ, क्योंकि और जो माता की बच्चे के ज्यादा करते हैं। और माता की बच्चे के साथ जो संवाद होता है वो उसका थोड़ा कुछ बताइए। वही डेली होते हैं। वो हाँ, किस उसमें आप क्या बोलते हैं, मतलब मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैंने किया है, सुना है वो। नहीं, जो खुद से नहीं फर्स्ट 3 सीखी, मंथ मैंने है किया तो है। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस का है फर्स्ट 3 मंथ। तो हाँ। उस टाइम वही कि वो आप संपूर्ण हो, आप संतुलित हो। ऐसे ही बच्चा तो में गर्भ में पल रहा है, तो उस टाइम वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही सारे बोलने हैं। जो आपको पहले पहले मंथ में तो जो आते हैं उसको वैसे ही बोलते हैं कि आपको किस टाइप का बच्चा चाहिए, उसका आप एक प्लानिंग करो। फिर हमारे साथ एक सेशन करेंगे कि भाई इसमें ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बच्चे में फेरफार, वो हम उसको बताते हैं कि आप उसकी आइस का कलर देखना है। कोई बोल रहा है कि गाल में वो खंजर पड़ने चाहिए, कोई बोल रहे बाल से चाहिए। वो सबकी डिमांड अलग अलग रहती है पेशेंट की। तो फिर उससे उसको बोलते हैं कि ये भी हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप भी हो सकता है। उसमें आप कोई बोलता है कि मुझे पूरी रात बच्चा सोए, ऐसा चाहिए, शांत चाहिए। बहुत कम होते हैं कि जो पूरी सारा सर्च करके आए हैं, बहुत कम होते हैं। बाकी बहुत अलग टाइप के होते हैं। मैं एक गायनेक यहाँ जाती हूँ सेशन में, बहुत ही होते हैं जिसको पता है, वो बस एक क्रेज होता है ना, हम गर्भ संस्कार कर रहे हैं, उस तरह से सब आते हैं। फिर बताते हैं कि इसमें ये चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस का पूरा लिस्ट उसके पास है, गायनेक के पास, कि क्या क्या कर सकते हैं वो। तो मैम इंद्रिय डेवलपमेंट के लिए जैसे है ना, उसमें भी आप क्या उसमें कुछ रिकमेंड करते हो महिला जो को? फर्स्ट 3 मंथ में हो जाता है सब ऑर्गेनोजेनेसिस का, तो उसी हाँ, टाइम तो क्या सपोज स्पर्श है बराबर, तो उसके लिए आप क्या टच कर सकते हो? नेचुरल कोई भी थिंग से उसको टच करनी है। सपोज लीव्स है तो ये रफ है, ये प्लेन है, वो सब टच करो, उसकी फीलिंग लो। फिर स्मेल है तो फिर क्या आपने डे टू डे लाइफ में क्या हम करते हैं कि भाई हल्दी डाली तो उसकी स्मेल आई, हिंग की स्मेल आई, वो स्मेल करो। और बच्चे के साथ कंटिन्यूअसली उसको बोलना ही है, देख अब हल्दी की स्मेल आई। ये फिर उस क्या हिसाब से करना है, हल्दी इसके लिए अच्छी होती है, हल्दी वो जो जिसकी डिमांड है। एक बोल रही है कि गायनेक को तो मैं अपने बच्चे को इस कोई भी मेडिकल फील्ड में लेना चाहती हूँ, तो फिर उसको इस टाइप का संवाद देते हैं कि भाई कोई भी एक टॉपिक पे उसको रोज बोलना है बच्चे के साथ कि भाई ये पेडियाट्रिशियन है तो ये पेडियाट्रिशियन ये आते हैं, वो वही टाइप का वो संवाद करते हैं उसको। फिर जिसकी जो डिमांड है उस टाइप। कोई एक बोल रही थी मेरा पूरा फैमिली बिजनेस के साथ रिलेटेड है, तो मुझे उस हिसाब से चाहिए, तो उसको जो फूड होता है वो भी रज और तम गुण का प्राधान्य वाला फूड देते हैं। और उसका गर्भ संवाद भी मनी में मेडिटेशन होता है ना, उस टाइप का देते हैं। मैं वो वीडियो नहीं वो कर रही है ना, मैं 1-2 वीडियो करके फिर ग्रुप में भेज दूंगी किस टाइप का हाँ। करते हो। मेडिटेशन है ना, वो बहुत बढ़िया है उसका। तो उसे करने देते कि आप यहाँ रिपोर्ट मत करो, वायरल होते हैं उसको भी। बहुत अच्छा आप ग्रुप में भेज दो। हाँ, क्योंकि वो है ना मनी मेडिटेशन वाला, वो सभी को करना ही चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि वो बच्चे वो पेट में ही सीख के आए, ये सब तो इतना अच्छा होता है। बाकी फिर उसमें वो भी सिखाते हैं ना, जिसका जो इंटरेस्ट हो वो भी, जैसे रचनात्मक कोई क्रियाएं करवाना, तो किसी से कोई डायग्राम बनवाना हो, है नहीं? एक्टिविटी मंथ में करते हैं। हाँ, सपोज फर्स्ट 3 मंथ है ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है, तो उस टाइम हम ड्राइंग, क्राफ्टिंग, ये सब राइट ब्रेन एक्टिव करने के लिए क्या दे सकते हैं, वो सब एक्टिविटी। क्राफ्टिंग के रिलेटेड एक्टिविटी है वो। फिर ये अपनी मिट्टी के कोई भी, ज्यादातर हम गणेश ही बनाने को देते हैं। मिट्टी उसको भिगो के दे देते हैं, उसमें से गणेश बनाओ। या प्रतिमा कोई भी बनाने को देते हैं। या तो फिर अपने घर में जब प्रेगनेंसी रही उसी टाइम से तुलसी का पौधा लगा दो। फिर उसको रोज पानी देना है, उसके साथ रोज संवाद करना है। कोई भी प्लांट का भी उसका साथ ग्रोथ होना चाहिए। कोई भी जिसकी डिमांड है, सभी को एक साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका लेवल नहीं होता ना पेन का, तो फिर वो ऊपर जाएगा।
कोई जो जी लेवल की है उस हिसाब से उसके साथ बोलते हैं। जी ज्यादातर एजुकेटेड नहीं होते इसमें, एजुकेशन वाले बहुत कमाते हैं। बहुत अच्छा है मैम, मैंने अटेंड किया था ये बार। ना मैं ये दूसरी बात कर रही हूँ, मैं अभी ऑनलाइन भी एक कर रही हूँ और इसके साथ भी एक पहले लॉकडाउन में किया था। अच्छा वो ऑफलाइन था, वो मैं वही जामनगर गई थी एक हफ्ते के लिए। हाँ फिर हमें अपने आप अपने मरीजों पे करके फिर हमें अपने एक्सपीरियंस बताइएगा मैम। नहीं, आपको कोई तकलीफ है कोई तो बोलना, मैं वो उसको करा दूंगी। अच्छा मैं बता दूंगी आपको। हाँ, क्योंकि किसी को और कोई तकलीफ होती है ना तो साइकोलॉजिकली उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। वो बच्चे को हम जो गर्भ संवाद देते हैं ना, वो उसकी इफेक्ट उस मदर पे भी बहुत आती है। ये जो फर्स्ट 3 मंथ में नोजिया वोमिटिंग बहुत ही होती है ना, उसको हम गर्भ संस्कार में ले लेते हैं। तो फिर वो ये जब प्रोसेस होती है ना, वो उसका पूरा ध्यान वो एक बच्चे के ग्रोथ में चला जाता है। नोजिया वोमिटिंग कब चलेगी, नोजिया वोमिटिंग मैम कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब कैसे आप उसको अप्रोच करते हो? पहले पहले तो खीरी देते, सुबह रोटी के साथ खीरी लेना है उसको, कोई भी पित्त सामक खुराक ही देना है, कम करा देना है। तो उसको खाने का ही क्या नहीं खाना है वो नहीं बोलते, आपको क्या क्या लेना है पूरा दिन का, वही उसको प्रेगनेंसी में कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं देते, नहीं रिलेटेड है। फिर पूरा फैमिली को काउंसलिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आती है तो उसको बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं सेकंड टाइम आप सास के साथ ही आना। फैमिली में जो जी है वो एडल्ट है, वो उसका को लेके आते हैं कि कोई वो घर का एटमॉस्फेयर भी कोई बिगाड़े नहीं। एक बार सभी को पहले पहले मंथ में कर देते हैं काउंसलिंग कि ताकि क्या क्या चेंज करना है बच्चे में वो सबको पता चले। और इस मदर को क्या हमें देना है रोज, कोई कैसे देना है तो वो कैसे देना है, कोई नेगेटिव फीलिंग उसको नहीं देना है। जी बहुत अच्छा बताया मैम। और कोई किसी को कुछ पूछना है मैम से गर्भ संस्कार से रिलेटेड तो कृपया पूछिए मैम से। हाँ, यहाँ 2 गायनेक मुझे बोल रहे थे कि आप यहाँ सेशन लेने आओ, पर मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं थी, इसीलिए मैंने वापस से किया कि फिर कोई पेशेंट क्या हमारी वजह से कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को गलत दे दिया, आयुर्वेद बदनाम हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी एक बार परफेक्ट हो जाए फिर किसी को बोले तो अच्छा है। फिर तो ये गर्भ संवाद वाला तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मैंने 1-2 मनी मेडिटेशन के वीडियो भी किए हैं, उसका भी एक चैनल, तो फिर वो भी सब प्रेगनेंसी के दौरान में कराते हैं, तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, ऐसे सब जो है ना, कोई भी बुक्स तो वो पढ़ाते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो बुक्स का, कोई अच्छा बुक से एक अभी किया था वो डेट है ना वो बुक, उसका मैंने कराया था कि क्या क्या सिखाते हैं। देखो ये बुक भी पढ़नी चाहिए, तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो तो फिर वो सवाल थोड़ा उसमें डाल देते हैं उसी टाइम। जी जी या कोई देशभक्ति वाला सॉन्ग सुना देते हैं बीच में, या तो फिर कोई मोटिवेशन स्टोरी है वो देते हैं। बहुत अच्छा है। चलिए मैम हम लोग फिर अभी संभाषा को बंद करते हैं। हाँ बंद कर दीजिए जी। नमस्ते सभी लोगों को। मैम एंड कर दीजिए। प्रणाम मैम। हेलो